वंदे मातरम सत्ता का टेम्परेचर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा और हिदायत दी गई कि आप काम करिए। दिल्ली सरकार ने भी कहा कि लॉकडाउन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एनसीआर में भी लॉकडाउन लगना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब थमेगा प्रदूषण का प्रकोप। देश की राजधानी दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली में पूरी तरह से जल्द लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में यानी एफिडेविट में यह कहा है कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली में पूरी तरह से जल्द लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में ये कहा कि वे लॉकडाउन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में ये कहा है कि वे स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण तालाबंदी जैसे कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कल तक प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए जा रहे उपायों पर हलफनामा देने को कहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार ने ये कहा कि दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि लॉकडाउन का केवल सीमित प्रभाव वायु प्रदूषण के गंभीर मुद्दे को एयरशेड स्तर पर हल करने की जरूरत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में सरकार को भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप कितना पैसा अपने प्रचार और प्रसार के लिए खर्च करते हैं और कितना पैसा प्रदूषण नियंत्रण के लिए, इसके ऑडिट करने के आदेश देने के लिए हमें मजबूर मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, आरोप प्रत्यारोप न करें, सिर्फ काम करें। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इस बीच हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद पंकज कुमार जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मनोज मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आएंगे। देश की राजधानी का जब जिक्र करते हैं तो अक्सर चिंतन मंथन का दौर शुरू हो जाता है प्रदूषण के संदर्भ में, लेकिन अगर पिछले 10 सालों में देखेंगे तो कोई सटीक और ठोस कदम नहीं उठाया गया है और इसके अलावा जो स्थिति बनी है वो अत्यंत तनावपूर्ण है और आने वाले सालों के लिए तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक इस समय होना नहीं चाहिए। मनोज जी आपका रिएक्शन। सांची जी देखिए, होता क्या है कि अक्टूबर लास्ट वीक से और दिसंबर लास्ट वीक तक इस पर चर्चाएं भी होंगी, बात भी होंगी और उसके बाद फिर लगभग 10 महीने सरकारें शांत हो जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। एनसीआर की बात या दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली में निरंतर रूप से जिन विधाओं से एयर पोल्यूशन हमेशा बना रहता है या ये कहें कि रेड लाइट को हमेशा पार किए रखता है, उस पर कोई ठोस कदम उठाने में सरकारें फेल रही हैं। ना इनका कंस्ट्रक्शन पर कहीं रोक है, ना ही पॉल्यूशन को कोई इंतजाम है, ना ही जैसे अभी लॉकडाउन की चर्चा हो गई साहब, लॉकडाउन के दौरान चीजें ठीक रहती हैं, एयर पोल्यूशन ठीक रहता है, लॉकडाउन समाधान नहीं हो सकता, देश की राजधानी है, बल्कि अन्य संसाधनों से, चाहे वो इंडस्ट्री हो और अवैध पुलिस की बहुत बड़ी वसूली होती। आप कभी गौर करिए, आप देखती भी होंगी कि दिल्ली से जैसे बाहर निकलिए, वो चाहे साहिबाबाद तरफ, गाजियाबाद तरफ या गुड़गांव तरफ, अवैध फैक्ट्रियों और अवैध पोल्यूशन या अवैध कूड़े का जो बूचड़ खाना है, उस पर लगाई गई आग है। पराली की चर्चा कर लेंगे, अन्य चीजों की चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो 365 दिन इनके सरकार के अनियंत्रण, और सरकार के नियंत्रण क्यों नहीं है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ठोस पॉलिसी नहीं है। कभी वो दिल्ली
कारपोरेशन पे ठीकरा फोड़ देंगे कि साहब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, बड़ा बजट उनको जाता है। मुझे लगता है कि दिल्ली की राज्य सरकार को इस पर कड़े कदम उठा करके 365 दिन काम करना पड़ेगा। जल प्रदूषण से लेके, वायु प्रदूषण से लेके, अवैध फैक्ट्रियों से लेकर, अवैध इंडस्ट्रियों से लेकर के, और ब्रिक्स के जो उत्पादन या अवैध कल कारखाने वहां पल बढ़ रहे हैं सरकार की नाक के नीचे, उन पे लगाम लगानी पड़ेगी। अन्यथा ये हालात बद से बदतर होंगे और इसका खामियाजा सरकार को कम, आम आदमी को ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा पंकज जी, आपके पास आएंगे। दिल्ली एनसीआर में जब हम पोल्यूशन का जिक्र करते हैं तो सिर्फ एयर पोल्यूशन एक गंभीर विषय नहीं है। यमुना का अगर हम क्वालिटी का जिक्र करते हैं, उसके स्तर का जिक्र करते हैं, वो खराब श्रेणी में है। लैंड पोल्यूशन एक बड़ी परेशानी है, या कहीं एक बड़ी बीमारी इस समय बन गई है राजधानी के लिए, और हम बात राजधानी की कर रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले ही पर्यावरणविद ये कह चुके थे कि आने वाले समय में स्थिति अलार्मिंग हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी, आपको ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। जब दिल्ली में सीएनजी लाया गया था या आइडिया लाया गया था, उस समय भी पर्यावरणविद की तरफ से कहा गया था इस पर ज़रूरत है और गंभीर तरीके से विचार करने के लिए, क्योंकि आने वाले 10 सालों में गाड़ी और वाहनों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। लेकिन क्या लगता है आपको कि हर बार की तरह इस बार भी आपको अनसुना किया जा रहा है? बार बार एक अलार्म बन के पर्यावरणविद बार बार आगाह करते हैं, लेकिन क्यों अनसुना कर दिया जाता है? साची जी, अभी आपने अपने इंट्रो में एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन कही, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ मानवीय जाति का या मानवीय सभ्यता का विकास संभव नहीं है। दूसरी लाइन आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मुझे मजबूर मत करिए कि मैं आपके द्वारा प्रचार में किए गए खर्चों का ऑडिट मांगू। तो अगर हम पहले दूसरी वाली बात कर लें अगर जी, तो आप देखिए कि सरकार के द्वारा जो भी खर्च होता है वो पब्लिक का पैसा होता है, तो उसका ऑडिट क्यों नहीं होगा और क्यों नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि सरकार जो भी कदम उठाती है किसी भी काम को करने के लिए, उसमें उसका एक इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान बनाया जाता है। तो कोर्ट को न केवल ऑडिट के बारे में उसको जानकारी लेनी चाहिए, बल्कि ये भी पूछना चाहिए कि जो कदम आपने उठाए हैं उसके इम्पैक्ट असेसमेंट में आपका अचीवमेंट क्या रहा, क्योंकि बिना इम्पैक्ट असेसमेंट के कोई भी सरकार अपने कार्य का निष्पादन नहीं करती जी। अब हम आते हैं बात कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने जो कहा, ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, लेकिन जब हकीकत उसकी ये है कि विकास के दौर में हमने प्रकृति के साथ ऐसी छेड़छाड़ की है कि जो अभी आपने कहा कि न केवल वायु का बल्कि जल का स्तर भी बिगाड़ के रख दिया है। या यूं कह लें कि हम पर्यावरण को पूरी तरह से आकाश जमीन और धरती के अंदर का पानी तक को हमने खराब कर लिया हुआ है। तो हम ये कौन सा विकास कर रहे हैं या कौन से विकास के कार्यक्रम में प्रकृति को बचाए रखने की कौन सी साझेदारी निभा रहे हैं जी। अब तक में जो कुछ भी हो रहा है, विकास की रफ्तार और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय दोनों में उचित तालमेल नहीं होना सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा, सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि बात हम दिल्ली की करें, हरियाणा की करें, पंजाब की करें या केंद्र सरकार की करें, पूरी दिल्ली वासी या दिल्ली के अंतर्गत आने वाले पूरे एनसीआर को भी अगर हम देख लें तो ये तमाम लोगों की जनता जो है ना, ये सियासत के भेंट चढ़ गई है। चाहे वो वायु प्रदूषण का मामला हो या जल प्रदूषण का मामला हो, ये पूरी तरह से सियासत की भेंट चढ़ गया है और पूरी जनता जो है ना मजबूर है, लाचार है और मीडिया के तमाम प्रोग्रामों के बावजूद भी सरकार और सरकार की तमाम प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो बेखौफ और बेलगाम है जी। तो जब तक कि कोई ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जाएगी जिसमें कि केंद्र एक ऐसा पहल करते हुए तमाम संबंधित राज्यों को जोड़कर बैठाए और उसके साथ साझा मिलकर एक कोई प्रोग्राम बनाए
क्योंकि समस्या क्या है और समस्या कहाँ है इसे चिन्हित करना अब कोई मायने नहीं रह गया है। सबको पता है कि समस्या कहाँ है और क्या कैसी है, कितनी है। अच्छा, और अब तो ये कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, आप तो बहुत आसानी से कह देते हैं सरकार से, ये कोर्ट ने भी कहा कि पराली की वजह से समस्या हो रही है, लेकिन पराली जलाना एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा कारण बहुत सारे हैं। मनोज जी, दिल्ली के आउटर स्कर्ट्स में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि वहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप बहुत ज़्यादा है। कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले दिल्ली से इंडस्ट्रीज उठा करके बाहर बॉर्डर पर रख दी, दिल्ली बॉर्डर पर रख दी, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ओखला, लेकिन ये पर्याप्त नज़र नहीं आया। आज जो परेशानी है वो प्रदूषण फिर दिल्ली के अंदर ही आ रहा है। परेशानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को ही हो रही है। और एक चीज़ और आमतौर पर देखी गई है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए आप पेड़ लगा दीजिए। अब ये भी ऐसे लगता है कि बस खाना पूर्ति हो रही है, एक पौधा लगा दिया, उसके बाद वो पौधा जिंदा है, मर गया, उस पौधे का क्या हुआ है क्या नहीं, उसका वापस सुध लेने कितने लोग जाते हैं, हम सब जानते हैं। मनोज जी। साक्षी जी, सच में आपके सवाल में बहुत सारी चीजें अपने आप में निहित हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ही आपने कहा कि दिल्ली के बाहर जा करके आप देखिए तो बताने की दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में जो खामियां रही हैं, प्लानिंग में जो कमियां रही हैं और आज एग्जीक्यूशन में जो खामियां रही हैं, कहीं न कहीं लगभग 40% दिल्ली प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वो। दूसरी बात, वृक्षारोपण की बात, जुलाई के महीने में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और दिल्ली में एक बढ़ चढ़कर के वृक्षारोपण की बात होती है। ताकि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वृक्षारोपण हम 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख पौधों की बात करते हैं, लेकिन जब वही 1 साल पूरा हो जाता है तो हम में से किसी को चर्चा नहीं होती कि वो 50 लाख पौधे में जिंदा कितने। क्योंकि जब अगर वो उसके 15% पौधे भी जिंदा होकर के 1 साल तक बड़े हो गए तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल गिरेगा। इन सब चीजों को इन बैलेंस करना और इन सब चीजों में बहुत सारी खामियां हैं। जल प्रदूषण की बात आप देख लीजिए कि जमुना जी में चाहे जब भी कोई त्योहार आता है, सरकार के लाख प्रयास करने के बाद उस जल को आप हाथ नहीं ले सकते। सांस हम जिससे लेते हैं उसमें लेड को लेकर के लगातार वैज्ञानिक या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कहते रहते हैं कि दिल्ली अन्य शहरों को लेकर बहुत खतरनाक है और यही वजह है कि बढ़ते हुए कैंसर की संख्या अन्य राज्यों को देखते हुए दिल्ली में ज्यादा है। तो हम विकास की बात कर लें, हम बाकी चर्चा की बात कर लें, हम प्रदेश और केंद्र की लड़ाई की बात भी नहीं कर सकते। कुछ जिम्मेदारियां केंद्र के पास है, कुछ जिम्मेदारियां प्रदेश के पास है, लेकिन मौलिक एनडीएमसी और दिल्ली सरकार अगर इन दोनों चीजों को एक ज्वाइंट प्रोग्राम बनाए और आज से अगर वो तय करेंगे साथी जी, तब मुझे लगता है कि 5 साल बाद स्थितियां ठीक होंगी, अन्यथा बद से बदतर होंगी और लोग मर रहे हैं। मुझे बात तो कहने में कोई विरोध नहीं है कि दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से कैंसर और अन्य बहुत सारी बीमारियां लोगों को घेरे हुए हैं। 40, 42, 45 साल की उम्र में इंसान वहां थका हुआ दिखता है 60 के बराबर। अन्य राज्यों में देखिए, राज्यों ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, या हरित प्रदेश बगल में पंजाब की बात कर ले, आप चंडीगढ़ को देख लीजिए, हिमाचल को मत देखिए, तो एनसीआर पे या दिल्ली पर बोझ रहेगा क्योंकि देश की राजधानी है और लॉकडाउन सलूशन नहीं है। लॉकडाउन को के अलावा चीजों पर विचार करें। अवैध कॉलोनियां, अवैध फैक्ट्रियां, अवैध चमड़े उद्योग, अवैध ईंट उद्योग, ब्रिक्स उद्योग, बहुत सारी चीजें हैं। और गाड़ियों को लेकर के आप देखिए, गाड़ियों को पॉल्यूशन 50 रुपए 100 रुपए में बन जाते हैं। ये तक नहीं देखा जाता है कि उनका जो वो जो धुआं दे रही है उसकी क्या स्थिति है। तो सामूहिक प्रयास, सरकार के कड़े कदम और प्रचार को जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की, मैं तो कहूंगा कि स्कूल आपने अच्छा कर दिया, मेडिकल की आप बात बराबर करते हो। केजरीवाल जी, एक टारगेट लो आने वाले 2 साल के लिए कि दिल्ली को प्रदूषण रहित करना है। मुझे लगता है इससे बेहतर योगदान, इससे बड़ा एहसान आप दिल्ली वासियों को नहीं कर सकते। ठीक है पंकज जी, अभी जो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं वो सभी लोग समझते हैं ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, ये टेम्पररी है। हमें परमानेंट सॉल्यूशन पर विचार करना चाहिए। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर क्लाइमेट चेंज पर भाषण देते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और 2030 की कल्पना करते हैं, हम क्या तैयारियां कर रहे हैं, 2050 की बात करते हैं, तब हमें ये सोचना चाहिए कि हम असल में कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब हम बात दिल्ली में सांस लेने की करते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अब हम सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ सांस लेने का मतलब है आत्महत्या करना, क्योंकि
बहुत सी ऐसी हार्मफुल गैसेस हैं, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके बारे में किताबों में कभी पढ़ा था और बोला जाता था कि कितना हार्मफुल रहता है, जानलेवा रहता है। ये तो अब दिल्ली में खुले में ये गैसेस ऐसे हमारे अंदर जा रही हैं, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से पूरा देश जूझ रहा था। ऐसे समय में जो सीधे लंग्स पर वार करने वाली बीमारी है, पोल्यूशन से लड़ना कितना ज़रूरी माना जाना चाहिए पंकज जी? देखिए, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं 2-3 मिनट में सारी बातों को समेटने की कोशिश करता हूँ। जी, जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस हम एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो एयर पोल्यूशन को क्रिएट करने में जो मुख्य रूप से जो अभी आजकल चर्चा में कंट्रीब्यूटर्स हैं ना, जिनका योगदान है, उसमें जी। पलाली से लेकर, पलाली है, इंडस्ट्री है ना, व्हीकल्स हैं, जी। एक कुछ हद तक एक पटाखे का भी मसला खड़ा होता है। और बड़े-बड़े जो कूड़े के ढेर बने हुए हैं जहां से गैसें निकल रही हैं, जो 4-5 तो मुख्य कारण है। और उसके अलावा अनऑथराइज तरीके से जो कहीं-कहीं पे कुछ चीजें हो रही हैं, वो सब मिला जुला करके इस एयर पोल्यूशन के लेवल को नीचे स्तर पर उस पर लाती हैं। जी। अगर हम 2 बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हैं ना, जिसमें कि पलाली को अगर जिसकी बहुत चर्चा होती है और हम दूसरी की चर्चा सबसे कम होती है, वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करते हैं। अब देखिए कि गाड़ियों के लिए तो झूठा सही या जैसा भी सही, लेकिन एक सर्टिफिकेट इश्यू करने की परंपरा है, जिसमें कि जो आम जनता के साथ जुड़ा हुआ चीज है। पर्यावरण का मसला, चाहे वो जल का हो या वायु का हो, बिना सरकारी इच्छा शक्ति या राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक भागीदारी के संभव नहीं है। पलाली का जहां तक सवाल उठता है, तो किसानों ने कई एक बार दोहराया पिछले 2-3 वर्षों में कि वो आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है कि वो तमाम चीजों को इकट्ठा करके कहीं पर उसका डिस्पोजल करे। जी। सरकारों ने, राज्य और केंद्र सरकारों ने कहा कि इसमें आपको सुविधाएं दी जाएगी और इसमें आपकी समस्या को निदान करने की कोशिश की जाएगी या उस पर काम किया जाएगा। पूछने की जरूरत यह है कि संबंधित राज्य या केंद्र इस संबंध में जो सरकार ने किसानों से वादे किए थे न, उसके पलाली के डिस्पोजल के लिए न, उस संबंध में क्या हुआ? जी। क्योंकि वो एक बड़ी समस्या बार बार मीडिया में सामने निकल के आ रही है, मगर उस समस्या पर कितने कदम उठाए गए न, इसका असेसमेंट अभी तक सामने नहीं आ रहा। जी। दूसरा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हर साल इस 3-4 महीने में एक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए, जिसमें कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का स्तर क्या रहता है। क्योंकि जब तक सिर्फ आप गाड़ी की बात करेंगे और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, या जो बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर निकले हुए हैं वहां से जो मीथेन गैस और अदर लेड युक्त गैस जो निकल रही है ना, उस पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है, और साथ ही साथ उस पे सरकार को उसने क्या सुझाव दिए, और सरकार को जो सुझाव दिए हैं उस पर क्या कदम उठाए गए। अच्छा पंकज जी, बीच में ये एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि आप इस संदर्भ में अभी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बाकी विषयों पर ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, पोल्यूशन को लेकर ऑडिट कम होते हैं, रिपोर्ट्स कम जारी होती हैं, अध्ययन कम हो रहा है, क्या ये माना जाए पंकज जी? मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को इस बात की कितनी जानकारी है या आप लोग इस मामले में कितने सजग हैं। जी। हम लोग बहुत इस मामले में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, और शायद अगर मीडिया का ध्यान अगर उधर चला जाए कि जल के स्तर के सुधार के लिए या पर्यावरण में सुधार के लिए या क्या कहते हैं वायु प्रदूषण के सुधार के लिए जितना बड़ा खर्च किया जाता है, उसकी अगर आप ऑडिट रिपोर्ट निकाल कर देखने की कोशिश करेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे और इसमें ये कहना मुश्किल होगा कि किसकी कितनी बड़ी भागीदारी है। जी। तो इस रिपोर्ट पे कभी चर्चा उतनी होती ही नहीं है। सिर्फ अधिक से अधिक कोई एक बड़े आंकड़े, जैसे अभी पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार प्रोग्राम कर रहा हूँ, छठ के समय में भी प्रोग्राम कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि साहब 2000 करोड़ रुपया जमुना के स्तर के सुधार के लिए खर्च हुआ, मगर उसका खर्च क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट में की रिपोर्ट क्या कहती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जबकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2 भागों में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। हर एक स्टेट के पास में अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो सीपीसी के तहत
गाइडेड भी रहता है और उसके द्वारा अपना मॉनिटर भी किया जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है मनोज जी, माफ़ कीजिएगा सर, हमारे पास समय अब कम ही बचा है। मनोज जी, अगर हम जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये एक ऐसा मसला है जिस पर सबसे पहले तो हैरानी की बात है कि कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ रही है। कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप आपात बैठक बुलाइए, केंद्र सरकार को कहा आपातकाल बैठक बुलाइए, उसके बाद डिसीजंस लीजिए और उसके बाद आप एफिडेविट सबमिट कीजिए। कोर्ट को ये करवाना सरकार से, क्या ये सही है आज के लोकतंत्र में या फिर मानवता के लिहाज से भी? नहीं, मुझे लगता है जब चीजें सहजता से नहीं हो पाती जी तो करवाना जरूरत पड़ती है, और कोर्ट ने बहुत साहसिक नहीं, बहुत स्वागत योग्य कदम उठाया और ये डेडलाइन तय करनी पड़ेगी कि आप किन तरीकों से कंट्रोल करके परिणाम देंगे। एफिडेविट देने का मतलब ये होता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये उनको प्रेजेंटेशन देना होगा कि साहब हमारे पास ये और हमको ये समय चाहिए और हम तब तक इसको करेंगे, तो लागू करना पड़ेगा। रही बात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पे, चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश, जिसका भी अधिकार है वो शेयर में है, लेकिन उस अधिकार में आप 2000 करोड़ के खर्चे की बात आप देखिए, छठ तो हो गया। मैं बताऊं आपको, छोटी छोटी चीजें हैं, अपनी ऑडिट तो छोड़ दीजिए, ये अवैध तरीके से लोगों को सर्टिफिकेट देने में कितना बड़ा घोटाला करते हैं सबको पता है जी। कि बल्कि अंडर द टेबल आप जाइए, तो जब अंडर द टेबल आप किसी को परमिशन देते हैं, इसका मतलब कि पोल्यूशन को पैदा करने की परमिशन तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देता है। तो ये चेन सिस्टम है, लेकिन मुझे लगता है कि जब बात जिंदगी के और जनमान के नष्ट किया है और पूरे समूह किया जाए, या हम दिल्ली वासियों की बात कर रहे हैं या हम इसमें बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट या आम लोगों को पेन लेकर के सरकारों पे दबाव बना करके, और जिस तरीके से दबाव सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नियमबद्ध तरीके से हलफनामा देने की बात कही है, ये करना पड़ेगा। अन्यथा खैर, अब देखना होगा कि इस फटकार का कितना असर सरकार पर पड़ेगा और किस तरीके से, कितनी संजीदगी के साथ इस पर एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ देश की राजधानी पर चिंतन मंथन हो रहा है, बीते कई दिनों से हो रहा है, लेकिन बात यह है कि क्या इस पर चर्चा सिर्फ नवंबर और दिसंबर के शुरुआती दिनों तक ही होकर के सिमट जाएगी या बाकी इसको संजीदगी के साथ लिया जाएगा। पिछले साल तो एक कमेटी भी बनाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा, उसका क्या हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, देखना होगा केंद्र सरकार आगे क्या जवाब देगी जब आपातकाल बैठक की कवायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे कर दी गई है। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।